Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Fath। देखिए, समय आ गया है लास्ट चैप्टर का, जो कि हमारे ऑपरेशन रिसर्च का है। इससे पहले हम लोगों ने तीनों बुक्स ख़त्म कर ली है, डिस्क्रिप्टिव लेवल पे भी, एमसीक्यू लेवल पे भी, और ये हमारा ऑपरेशन रिसर्च का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले के 6 चैप्टर जो हैं, हालांकि उसमें फर्स्ट चैप्टर किसी काम का नहीं था, जिसमें से 5 चैप्टर हम लोग के थ्योरी भी ख़त्म हो चुकी है, डिस्क्रिप्टिव तरीके से भी ख़त्म हो चुका है, एमसीक्यू भी ख़त्म हो चुका है। इससे पहले कॉम्प्लेक्स भी ख़त्म हो चुकी है, मेट्रिक स्पेस भी ख़त्म हो चुकी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी ख़त्म हो चुकी है। ये लास्ट चैप्टर है लास्ट बुक का, ये भी ख़त्म हो जाने वाला है। ये आज एक वीडियो और एक कल वीडियो, और आपका ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा सेशन। ठीक है, मैंने 2 पेपर कराने को सोचा हुआ है। ठीक है, अगर हो सकेगा तो दोनों करा दूंगा, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो उसके लिए ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो दोनों पेपर हैं, कोशिश रहेगी। अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं है, मैं उसकी मतलब उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतनी कोशिश रहेगी कि पूरा ख़त्म हो गया। तो ये लास्ट चैप्टर है गेम थ्योरी। चलिए गेम थ्योरी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, 2 वीडियो में इसको भी निपटा देंगे हम। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग ज़रा अपने आँखों के सामने से गुजार लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है, अपना प्लेयर। भाई ये गेम है तो प्लेयर की तो बात होगी। प्लेयर क्या होता है? वो बंदा जो compete कर रहा हो, यानी कंपिटिटर को हम लोग प्लेयर कहते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी 2 तरीके की है हमारे पास। कौन सी 2? देखिए, पहली अपनी प्योर स्ट्रेटजी, दूसरी है मिक्स्ड। ठीक, प्योर स्ट्रेटजी में क्या करते हैं? प्योर स्ट्रेटजी का एक और नाम आप कह सकते हो, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। सेम स्ट्रेटजी मतलब एक प्लेयर जो होगा वो थ्रू आउट एक ही रणनीति पे चलेगा। लेकिन मिक्स में क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए, होता है ना कि मैच से पहले धोनी ने कुछ सोचा कि भाई इस बंदे को वहाँ लगाएंगे कैच करने के लिए, इसको यहाँ लगाएंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोई बैट्समैन बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उन्होंने अपनी क्या की, स्ट्रेटजी चेंज कर दी, तो मिक्स हो गई, है ना। लेकिन अगर थ्रू आउट जो उन्होंने सोच लिया, क्या कि उन्होंने सोचा कि भाई जो हमने बना ली स्ट्रेटजी इस वाली टीम को देख करके, ऑस्ट्रेलिया को देख करके या किसी दूसरी को, हमारी वही चलेगी, तो उसको हम लोग प्योर स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, उसके बाद और पॉइंट देखते हैं। इसके बाद पॉइंट आता है हमारा ऑप्टिमम स्ट्रेटजी। ठीक, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या होता है? देखिए, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, छोटी छोटी बातें हैं, बतानी ज़रूरी है इसलिए, जिससे कि आपको चीज़ें थोड़ी दिमाग में रहे। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक ऐसा हमको कोर्स ऑफ एक्शन चाहिए जिसमें हम लोग जिस भी खिलाड़ी को उठा रहे हैं उसको पोजीशन बड़ी सही वाली दे रहे हैं। ठीक है, इन विच प्लेयर गेट्स प्रेफर्ड, या हम कहें मोस्ट प्रेफर्ड पोजीशन। मतलब किसी स्पेशल अगर खिलाड़ी के बारे में बात किया जाए, तो उसकी जो पोजीशन मैच से पहले डिसाइडेड थी, वो पूरे मैच में वहीं के वहीं था। मतलब लेट्स से कोई बंदा बहुत अच्छी कैच लेता है, कोई प्लेयर, है ना, तो उसे सिक्सर पे लगाया गया, जहाँ पे 6 पड़ने की ज़्यादा चांसेस हैं, लेट्स से। ठीक है, आगे देखिए, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको इस चैप्टर में सुनने को मिलेगा, जिसे बोलते हैं 2% जीरो सम गेम। 2% जीरो सम गेम। ओके, ये क्या है भैया? देखिए, 2% जीरो सम गेम को एक और वर्ड से आप बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर गेम। लेकिन ये वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ज़्यादा वर्ड जो यूज़ होता है वो 2% जीरो सम गेम बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्या इसमें? इसमें देखिए, इसमें 2 प्लेयर होंगे अगर, ठीक है, इफ़ वन या फर्स्ट प्लेयर विंस या गेन्स, तो दूसरा वाला क्या करेगा? इक्वली लॉस भी पाएगा। सेकेंड प्लेयर गेट्स इक्वल लॉस, मतलब एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं बताना ज़रूरी समझ रहा था इसलिए। फेयर गेम क्या होता है? फेयर गेम, फेयर गेम का मतलब आप समझ रहे हो ना, बायस्ड ना हो, ठीक है। अगर आप ऐसे याद रखिए, यहाँ कुछ टर्म्स तो होंगे ही। वैल्यू ऑफ गेम अगर 0 आ जाए तो उसे फेयर गेम बोलते हैं, ठीक। इसे लिखने का एक तरीका भी और होता है, मैं अभी तो लिख दे रहा हूँ लेकिन बाद में मैं समझाऊंगा इसको, कि v के नीचे बार लगा हुआ एक तरीके से, वो इक्वल टू 0 आएगा, और v के ऊपर बार भी लगा, इनका कुछ मतलब होता है। ये जो नीचे बार लगा होता है इसका मतलब है रो मिनिमम का मैक्सिमम, ठीक। और ये जो ऊपर बार लगा होता है उसका मतलब होता है कॉलम मैक्सिमम का मिनिमम। अब ये जो वर्ड मैंने बोला है वो मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इसे याद रखिए, ठीक है। एक और है स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल गेम। जब ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो आप समझ जाओगे मेरी सारी बातों को, धीरे धीरे सबको समझ जाओगे। तो स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल जो होता है वो जो हमारी आंसर आया होता है, गेम की जो आंसर आई होती है वो हमारा रो मिनिमम का मैक्स और कॉलम मैक्सिमम का मिनिमम के बराबर आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने आगे के क्वेश्चंस पे, जहाँ से हमारे न्यूमेरिकल्स की शुरुआत होती है। सैडल पॉइंट एक करके होता है, पहला वो है, चलिए देखते हैं। तो क्या है सॉल्यूशन ऑफ गेम हैविंग सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट है तो हमें गेम का सॉल्यूशन क्या होगा, और विदाउट सैडल पॉइंट तो दो ही तरीके की पूरे चैप्टर में हम लोग को क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जिसमें सैडल पॉइंट हो और जिसमें सैडल पॉइंट ना हो। तो देखिए, और हमने ऊपर ही बताया कि भाई प्योर स्ट्रेटजी वाला होगा जिसे सेम स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, और मिक्स स्ट्रेटजी वाला भी होगा जिसे डिफरेंट स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। तो अगर हमारे पास लेट्स से सैडल पॉइंट है, सैडल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर स्ट्रेटजी वाले क्वेश्चन, ठीक है। प्योर स्ट्रेटजी वाले क्वेश्चन हमारे पास होंगे। तो ये क्या कैसे किया जाता है, देखिए इसमें हमको कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं। क्या तरीके हैं वो, देखिए पहला जो तरीका है और दूसरा तरीका, तो 2 पॉइंट करना पड़ता है इसमें। क्या करना पड़ता है सुनिए, देखिए, ठीक है। हमें क्या करना होता है, ऐसे समझिए, C फॉर कॉलम और R फॉर रो होता है ना। तो कॉलम का, वैसे आपने एक चैनल का नेम सुना होगा, टीवी पे अक्सर आया करता था, सेट मैक्स। तो सेट मैक्स को थोड़ा सा सी से ले लीजिए, सी फॉर सेट, लेट्स से सी फॉर सेट। तो सी यहाँ पे कॉलम हो गया, तो सी का मैक्सिमम और उसका मिनिमम, ठीक। जितने भी कॉलम्स बने होंगे उसमें हम मैक्सिमम उठाएंगे और मैक्सिमम्स में से फिर मिनिमम ले लेंगे। और रो, अगर आर, भाई सी का मैक्स हो गया, सेट मैक्स हो गया, तो आर का मिन होगा और आर के मिन का मैक्स ले लेंगे। तो एक तरीके से ये कौन सी स्ट्रेटेजी बन रही है, इसको मैक्स मिन बोलते हैं, इसको मिन मैक्स बोलते हैं, ठीक। अगर ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, अगर ये दोनों वैल्यूज सेम हैं या इक्वल हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें ये क्या दे देगा, सैडल पॉइंट दे देगा। ऐसी सारी की सारी गेम सैडल पॉइंट वाले होते हैं, यानी प्योर स्ट्रेटजी वाले होते हैं। उसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना होता, जो गेम के पहले एक बार रूल सोच लिया उन लोगों ने, वही हमारे आंसर में आ जाता है, ठीक। क्वेश्चन देखेंगे तो मज़ा आएगी। चलिए देखते हैं फटाक से। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसे बोला पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है इस तरीके से, जहाँ पे प्लेयर ए, जो ए वाले हैं वो उसके 3 हमारे पार्ट दे रखे हैं, और प्लेयर बी के लिए 2 पार्ट दे रखे हैं, B1 और B2, ठीक। कह रहा है हमको इसको सॉल्व करना है, पे ऑफ मैट्रिक्स ये हमारा है, ठीक है। कैसे करते हैं, सैडल पॉइंट वाला, जाहिर सी बात है सैडल पॉइंट वाला हम लोग काम कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, देखिए कैसे निकाला जाता है। आप देख पा रहे हो कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रो हैं, 2 कॉलम है, ठीक। हमने क्या बोला था, रो जो आपका होता है उसका मिनिमम, देखिए क्या है, तो जो सिखाया वो पहले करिए। रो का मिनिमम लिखिए, क्या है रो का मिनिमम, 9 2 में मिनिमम कौन है, 2, यहाँ लिख लिया। 8 6 का मिनिमम 6, 6 4 का मिनिमम 4, ठीक। और उसमें से भी हमें क्या लेना है, मिनिमम लेने के बाद फिर हमें मैक्सिमम करना है ना, फिर इसका मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हमारा ये वाला हो गया, एक सर्कल कर दिया। फिर आ जाइए कॉलम में, कॉलम का पहले मैक्सिमम निकालिए। 9 8 6 का मैक्सिमम बताइए कौन है, 9 8 6 का मैक्सिमम
9, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटू सा 9, ठीक। और इधर 6 मैक्सिमम है, और मैक्सिमम निकालने के बाद फिर इसका मिनिमम लेना होता है ना, तो उसको मैं सर्कल कर ले रहा हूँ। देखिए ये 6, अभी हमने क्या बोला, अगर ये सेम है, क्या सेम है, हाँ देखिए दोनों बॉक्सेस जिस पे हुए वो 6 6 है। जब 6 6 है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर आ गया सैडल पॉइंट 6 पे है, तो ये हमारा जो पे ऑफ जो मैट्रिक्स है उसका सॉल्यूशन हमारा 6 आ गया। ठीक है, कैसे लिखेंगे, क्या लिखा जाता है इसमें, 3 चीज़ें लिखी जाती, तो हमारा सॉल्यूशन तो भाई सैडल पॉइंट तो 6 पे आ गया, तो हम लिखेंगे क्या, देखो ध्यान से, हम लिखेंगे स्ट्रैटेजी, जो ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी होगी हमारी, ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी ऑफ ए की स्ट्रैटेजी क्या होगी, ए की स्ट्रैटेजी हो जाएगी भैया, ए वाले में कौन सा बन रहा है, ये वाली रो मिल रही है हमको, है ना, तो A2। और अगर यही सेम चीज़ लिखें हम किसके लिए, ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी फॉर बी कर लो, तो बी के लिए कौन है, बी के लिए देखो यहाँ पे आ रही ना, ऐसे यहाँ पे ऐसे एरो बना दो समझने के लिए, तो ये B2, आंसर कितना आ रहा है, और वैल्यू ऑफ गेम कितना हो गया 6, वही सैडल पॉइंट, इसी को सैडल पॉइंट बोलते हैं, प्योर स्ट्रैटेजी, कुछ नहीं करना, आंसर आ गया। यही चीज़ हम लोग को करते चले जाना है, ठीक। तो ये सैडल पॉइंट वाली हिस्ट्री समझ में आ गई, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे भी सॉल्व करना है, पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है, सब कुछ है, तो सैडल पॉइंट चेक करना पड़ेगा भाई, सैडल नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट मेथड सीखेंगे इसके लिए, जो कि मिक्स वाला है। मिक्स वाले में हम लोग फिर डोमिनेंस वाली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिलहाल वो आगे का पॉइंट है, आगे यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए जरा, अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये कितनी रो है, 1 2 3, 3 में रो का हमें मिनिमम लेना होता है। पहले रो का मिनिमम देखिए कौन है, रो का मिनिमम -5, भाई -5 हो गया, नेगेटिव में हो सकता है कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाली रो में मिनिमम कौन है 4, थर्ड वाली रो में मिनिमम कौन है -3, चलेगा, ठीक है। अब इसमें से भी रो मिनिमम का मैक्स लेना है, तो मैक्सिमम तो भैया यही है, आपको दिख पा रहा होगा 4 है भाई, 2 नेगेटिव है, कोई बात नहीं है। इधर एक कॉलम में, कॉलम का मैक्सिमम देखिए, कॉलम का मैक्सिमम 5 है, यहाँ कॉलम का मैक्सिमम 6 है, यहाँ पे कॉलम का मैक्सिमम 4 है, यहाँ पे कॉलम का मैक्सिमम 8 है। कॉलम के मैक्स का मिन लेना होता है, मिन कौन है 4, देख रहे हैं क्या दोनों सेम है, जी हाँ एकदम ठीक है, तो हो गया काम अपना। अगर ये नहीं होता तो फिर तो हमारा फिर आगे बढ़ने वाला मौका हो जाता, तो हमारा ये ख़त्म हो गया। क्या लिखेंगे, ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी जो बनेगी हमारी, वैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन MCQ बनने के लिए बिल्कुल हकदार हैं, क्योंकि एकदम एक लाइन में आंसर आ रहा है फटाक से, है ना, MCQ में बन सकता है। ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर ए के लिए क्या ऑप्टिमम स्ट्रेटजी बन रही है, कहाँ पे आ रहा है आंसर हमारा, हमारा आंसर आ रहा है A2 पे, क्यों भाई, तो A2 हो गया। और ऐसे ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर बी, प्लेयर बी के लिए देख लें अगर, तो प्लेयर बी के लिए क्या होगा भाई, प्लेयर बी के लिए देखो कहाँ पे है, कहाँ B3, तो B3 हो गई। कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट इज इक्वल टू 4, आंसर आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा आया, MCQ के लिए बड़ा ही बेस्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, पता नहीं क्या आ ना जाए कहीं। बोले कि फाइंड द रेंज P एंड Q, मतलब P और Q की एक वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब वो रेंज जो है वो वही वैल्यू ही है, अभी बताता हूँ कैसे, लेस देन ग्रेटर देन में जब भी रेंज बोलता है तो ऐसे में आता आंसर। फिलहाल कह रहे अगर कॉस्ट 7 है, पहले कॉस्ट 7 दे दिया है, ठीक है, हम अपना सैडल पॉइंट ढूंढते हैं, फिर अपने आप से P और Q आ जाएगा। देखिए पहले हम रो देख रहे हैं, रो का क्या देखते हैं हम लोग, R मिनिमम देखते हैं ना, तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक। यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसने बोला है कि 7 हमारा कॉस्ट होगा, तो यहाँ पे तो भाई 7 दिख रहा है, और 10 और 7 में Q को छोड़ दें तो मिनिमम 7 है, 4P 8, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इधर आ जाइए सेट मैक्स, यहाँ मैक्स देखेंगे 10, यहाँ पे मैक्स आप 7 को ले लीजिए, 4 और 7 में 7 मैक्सिमम, P का कुछ भी नहीं कह सकते, और यहाँ पे 8। अब इसमें बोला है इसने कॉस्ट हमारी 7 आनी चाहिए, ठीक है, तो 7 आनी चाहिए, तो दोनों जगह 7 है भी, तो P और Q बताइए। अब ध्यान से दिमाग लगाइए, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस Q की बात करें, ठीक, तो Q को ऐसे भी देख लीजिए और ऐसे भी देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, दोनों साइड से देखिए, कैसे समझिएगा मेरी बात। पहले रो में देखिए, अगर हमारा यहाँ का रो का ये मिनिमम है ना, रो का मिनिमम अगर हमने 7 लिया है, तो Q की वैल्यू 7 से छोटी नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर 7 से छोटी होगी तो मिनिमम तो फिर बाई Q को ले लिया जाएगा, तो ये 7 से तो बड़ी होगी, इतना तो क्लियर है, ठीक। और आप इसको ऐसे देख लीजिए, अगर आप ऐसे देख रहे हैं
तो क्यू की वैल्यू अगर आपने अब ऐसे आप देख रहे हैं तो आप कॉलम में देख रहे हैं तो कॉलम का तो मैक्सिमम लेना होता है, तो यहाँ तो मैक्सिमम तो हमारा 8 लिख दिया गया है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि क्यू की वैल्यू 8 नहीं होनी चाहिए, या मतलब 8 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो 8 के इक्वल तो हो सकती है और 8 से छोटी हो सकती है। तो मतलब एक तरीके से इसे ऐसे लिखना चाहिए 7 इज लेस देन इक्वल टू क्यू लेस देन इक्वल टू 8। तो क्यू की वैल्यू आ गई समझ में। ऐसे ही पी को देख लीजिए, पी को पहले ऐसे रो में देखिए, रो में क्या है भाई, रो में कह रहा है मिनिमम हमारा 4 है, मिनिमम हमारा 4 है। तो मिनिमम अगर 4 है तो पी की वैल्यू भाई 4 से कम तो नहीं हो सकती है, क्योंकि मिनिमम ही 4 है। तो पी की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो होगी, ठीक, 4 होगी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल में तो भाई मिनिमम तो 4 ही आएगा ना। और पी को ऐसे देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉलम में मैक्सिमम 7 बता रहा है, तो पी 7 से बड़ी नहीं हो सकती, 7 के बराबर जरूर हो सकती है, तो 7 तक चली जाएगी। तो यानी इसको आप वैसे भी लिख सकते हो कि 4 इज लेस देन इक्वल टू पी लेस देन इक्वल टू 7। तो ये आपका आंसर एमसीक्यू की तरह यूज़ हो सकता है। आ रही बात समझ में, आगे देखते हैं। अब देखिए सैडल पॉइंट वाला समझ में आ गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब आएगा मिक्स स्ट्रेटेजी, मतलब ऐसा गेम जिसमें सैडल पॉइंट ना हो, ठीक। तो गेम विद नो सैडल पॉइंट, या आप ये कह सकते हो मिक्स स्ट्रेटेजी, मिक्स वाला काम हो रहा है। अब इसको सॉल्व करने के तरीके 3 हैं, ठीक है, 3 तरीके हैं। क्या है भैया, देखिए सबसे पहला है एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है, दूसरा अपना ग्राफिकल मेथड, और तीसरा है लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड, ठीक। मैं नेम बता दे रहा हूँ जिससे कि दिमाग में आपके रहे। तो अब इसके बाद पहले हम लोग डोमिनेंस वाली प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है एक मेथड जो ग्राफिकल मेथड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। अगर ये मान लो आपका डिस्क्रिप्टिव लेवल आता तो ये पक्का पूछा जाता आपको सॉल्व करने का तरीका इसका, बड़ा ही मज़ेदार है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डोमिनेंस की प्रॉपर्टी पहले पढ़ते हैं, डोमिनेंस क्या होता है, रो डोमिनेंस, कॉलम डोमिनेंस क्या होता है, या फिर हम लोग पहले अपना एल्जेब्रिक मेथड पढ़ लेते हैं। देखिए एल्जेब्रिक मेथड, भाई इसमें फॉर्मूला यूज़ होता है, बड़ा ही अजीब सा फॉर्मूला है, लेकिन याद करने का तरीका आपको बताया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अगर हम 2 पर्सन हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे B1 B2 है, उसकी 2 मैंने पार्ट्स लिख लिए A1 A2 के भी, यहाँ पे लिख दिया मैंने A11 A12 A21 A22, कुछ इस टाइप की स्ट्रेटजी बन गई, 2x2 वाली मान लेते हैं, ठीक। और ये सैडल ना दे, अभी सैडल नहीं देगा, अभी आपको दिखाएंगे। तो ऐसे में कुछ प्रोसेस आती हैं सामने, क्या है उनको समझते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए ये प्लेयर ए के लिए है, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा ऐसे, प्लेयर ए, और ये वाला प्लेयर बी के लिए 2 स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो हम एक काम ये करते हैं, लेट x1 एंड x2 बी 2 स्ट्रेटजी ऑफ ए, प्लेयर ए, ठीक है, स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर ए विथ प्रोबेबिलिटी, अगर दोनों प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। एक सेकेंड, यहाँ पे ये x1 x2 इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, यहाँ A1 A2 लिखना चाहिए। A1 और A2 हमारी 2 स्ट्रेटजी हैं ए प्लेयर की, ठीक, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले वाली की x1 दूसरे वाली की x2। तो यहाँ पे हम अगर निकालना चाहें, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, एक स्ट्रेटजी लगाएंगे तो दूसरे की वो 1 में से माइनस हो जाएगी, सिंपल सी बात है। एक स्ट्रेटजी में जीत रहे हैं तो दूसरे में जाहिर सी बात है हार रहे होंगे, है ना, या यूँ कह ले कि वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। ऐसे बी के लिए भी होगी, है ना, सिमिलरली फॉर बी, अगर हम उसके लिए y1 y2 मान लें तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, मतलब सेम वैसे ही कुछ। अब एल्जेब्रिक मेथड में फार्मूला लगता है इसको फाइंड आउट करने का, काफ़ी अजीब सा फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ आपको।
लेकिन हम लोग उससे करेंगे नहीं, उसको ट्रिक से करेंगे, बताते हैं। तो देखिए हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, अभी यहीं के यहीं याद हो जाएगा। कैसे, देखिए हमने लिखा x1 की वैल्यू निकालनी है, मतलब पहली प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं, और y1 निकालने जा रहे हैं, और वैल्यू ऑफ गेम, इसीलिए इसको v से लिखते हैं वैल्यू ऑफ गेम को। और आपको x1, अगर x1 पता है तो आप x2 निकाल सकते हैं बड़े ही प्यार से, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, दोनों प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। और आपको y1 पता है तो y2 निकाल सकते हैं 1 माइनस y1 करके। फॉर्मूला क्या है, 1 है तो यहाँ पे a22 लिख लीजिए, और माइनस a21, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, a22 माइनस इसका चेंजमेंट कर देंगे a12, डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू वाले में जो हमारे सेम वाले होंगे मटेरियल, उनको पहले आप लिख लेंगे। सेम वाले मतलब a11 a22 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस a12 और a21, या ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है वैसे, माइनस a12 और a21 का मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न में क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये 2 लिखा है बच्चों। डिवीज़न में क्या लिखेंगे, दोनों सेम वाले को ऐड करिए पहले, a11 a22, और जो दो डिफरेंट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को एडिशन को, 1 2 प्लस 2 1, और यही चीज़ सब जगह लिख लीजिए, a11 प्लस a22, ठीक, माइनस a12 प्लस a21, ठीक। इसको हटा देता हूँ मैं, थोड़ा दूर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें y2 निकालना रहेगा तो 1 माइनस y1, और इसके डिवीज़न में भी यही रहेगा, a11 प्लस a22 ब्रैकेट में कर दीजिए, माइनस a12 प्लस a21, और ये डिवीज़न कर देंगे, तो हमारा प्रोबेबिलिटी भी निकल जाएगी इस तरीके से, और वैल्यू ऑफ गेम भी निकल जाएगी। लेकिन हम ऐसे करेंगे नहीं, इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखेंगे क्या हम लोग, लेकिन आपको याद रखना है, मैंने जैसे तरीका बताया वैसे याद रखिएगा। अब हमको इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, कैसे करेंगे, क्वेश्चन लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक, क्वेश्चन आपके सामने आ गया। आप सोच रहे हो क्या ये सैडल पॉइंट वाला क्वेश्चन है क्या, चेक कर लीजिए, सैडल पॉइंट वाला होगा नहीं, वैसे दिखा देता हूँ, सैडल पॉइंट चेक करके भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए हम क्या करते हैं, रो का मिनिमम कौन है, -2, यहाँ मिनिमम है 2, ठीक, और इसमें से भी मैक्स कौन है, ये वाला, ये सर्कल हो गया। कॉलम का मैक्सिमम 3, यहाँ कॉलम का मैक्सिमम 5, और इसका मिनिमम लेना होता है। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, इसका मतलब सैडल पॉइंट नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मिक्स स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। मिक्स स्ट्रैटेजी में जैसा नाम है मिक्स, वैसा काम है मिक्स, समझिएगा कैसे, ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, करिए सब्ट्रैक्ट, 3 माइनस -2, या आप -2 -3 कर लीजिए, कितना आएगा, 3 माइनस -2 प्लस 5 आएगा, और -2 -3 -5 आएगा। आपको लिखना पॉजिटिव ही है, तो कहाँ लिखना है, इसके सामने नहीं लिखना है, यहाँ नीचे लिखना है, इसका सब्ट्रैक्शन यहाँ लिखना है, ठीक, अच्छे से समझिएगा, और इसका सब्ट्रैक्शन यहाँ लिखना है, तो 3 आ जाएगा। यही काम यहाँ पे करिए, यही काम मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका सब्ट्रैक्शन आपको यहाँ लिखना है, और इसका सब्ट्रैक्शन आपको यहाँ लिखना है, ये इसीलिए इसका नाम है मिक्स। देखिए अजीब से नहीं आ रहा है, 3 में से 2 डिफरेंस क्या आया, 1, और ये 5 और 2 का डिफरेंस है तो ऐड हो जाएगा, 7 आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब अगर इनमें कोई रेशियो बन रहा होता, मतलब अगर ये मान लीजिए 8 और ये 4 होता, लेट्स ये 8 और 4 होता, तो हम इसको कैंसिल कर देते, 4 2 Z 4 1 4, तो ये हम 2 और 1 लिख देते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, दोनों रिलेटिव प्राइम दिख रहे हैं मुझे, प्राइम है, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, जो 3 लिखा है उसके अपॉन में इन दोनों का एडिशन यहाँ लिख देते हैं, तो 8 हो गया, और यहाँ सामने 5 दिख रहा है, 5 के अपॉन में भी सेम एडिशन, इसके साथ ऐसे करिए, 7 और दोनों का एडिशन 7 + 1 8, 1 और दोनों का एडिशन 1/8, इतना काम कर लिया, बस हो गया काम। अब हमारी ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी लिखी जाएगी,
ठीक, देखिए ध्यान से, हमारी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी क्या होगी, ध्यान से देखिए, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी किसके लिए, सबके लिए, देखते हैं दोनों के लिए। फॉर ए के लिए क्या होगी, देखिए जो जिसके सामने लिखा हुआ है उसकी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी होगी। ए यहाँ लिखा हुआ है इसके सामने 3/8 और 5/8, तो ये इसकी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी हो जाएगी। तो 3/8 कॉमा 5/8। और फॉर बी बी के लिए उसके सामने लिखा हुआ है 7/8 और 1/8। वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा, वैल्यू ऑफ गेम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वैल्यू क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा। वैल्यू के लिए आपको, जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है ना सामने सामने, इसको आप पहली कॉलम के और इसको पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। बात समझ में आ रही, ये 3/8 आया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5/8 आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। क्या आप केवल यही कर सकते हैं, नहीं, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं। आप इसको -2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 5 में मल्टीप्लाई कर लीजिए और जोड़ दीजिए, तभी वही आंसर आएगा। अच्छा, केवल यही कर सकते हैं क्या, नहीं, ये भी कर सकते हैं कि 7/8 को 3 से, 1/8 को -2 से मल्टीप्लाई करिए तो भी वही आंसर आएगा, बिल्कुल। और 7/8 को 2 से और 7/8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। सारे आंसर एक ही देंगे, जो मन करे कर लीजिए। तो हम कोई एक कर ले रहे हैं। हम 3 से 3/8 को मल्टीप्लाई किए तो आया हमारा 9/8, ठीक, प्लस 5/8 को हमने 2 से किया तो 5 2 10/8, तो कितना आ गया 19/8। ये वैल्यू ऑफ गेम है। अच्छा, और कुछ कर लेते हैं, चलिए इसको करते हैं। ये कितना आएगा -6/8 और ये 25/8, 25 में से 6 गया तो कितना बचा 19, वही आ रहा है। इधर से देखिए 7 3 21 और -2 तो भी 19/8 आया। इधर आइए 7 2 14 और +5 19, वही आ रहा है ना। ये अगर सेम नहीं आता, अगर ये सेम नहीं आता तो हमारे डोमिनेंस वाली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग, जो कि इसके बाद का पॉइंट है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक। देखिए एक और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड कर लेते हैं। इसमें भी सैडल पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। तो आप चलिए इसका डिफरेंस लीजिए, पहले वाले रो का डिफरेंस लेंगे और लिखेंगे किसमें, दूसरे वाले रो में। तो भैया हो ले लीजिए डिफरेंस लेंगे, 4 -4 हो जाएगा 8, यहाँ लिख दिया। और -4 8 -8 हो जाएगा, लिखेंगे लेकिन +8 ही लिखेंगे, ठीक है। तो 8 हो गया, एक सेकेंड, +8, ठीक। लेकिन आपको पता मैंने क्या बताया था, ये दोनों का कुछ रेशियो अगर बना, कुछ कैंसिल हो रहा हो तो उसको कैंसिल कर लीजिए। तो आप कैंसिल करेंगे, इसको आ जाएगा 1 और 1, ठीक, 1:1। अब बनाते कैसे, इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनाते हैं वो 1/, दोनों का एडिशन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1/2, चलेगा बात, ठीक। अब इधर आ जाइए, कॉलम में आ जाइए। तो कॉलम में अगर इसको आप करेंगे तो इसका भी 8 ही आएगा मेरे ख्याल से, तो यहाँ लिख देंगे। इसका भी 8 आएगा, यहाँ लिख देंगे। इसका भी रेशियो कर लीजिए 1 1, यहाँ से भी निकाल लीजिए 1/2 और 1/2, ऐसे ना लिख के थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं एरो बना के। इसका भी हो जाएगा 1/, दोनों का एडिशन, 1/, दोनों का एडिशन, समझा, हो गया काम अपना। अब बस आंसर लिखना है। क्या आंसर भाई, भैया हो ऑप्टिमम जो सॉल्यूशन है वो क्या निकलेगा, सॉल्यूशन नहीं, स्ट्रैटेजी तो बता दे पहले। स्ट्रैटेजी क्या होगी, स्ट्रैटेजी ऑप्टिमम वाली, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो भाई फॉर ए एंड फॉर बी दोनों के लिए निकालना होता है। ए के लिए ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी क्या होगी, ए के लिए कहाँ पे जा रहा है, ए यहाँ लिखा हुआ है, उसके लिए यहाँ पे लिखी स्ट्रैटेजी 1/2 1/2, ठीक। तो मतलब जिसमें भी हमने ए को सेलेक्ट किया है, दोनों हाफ प्रोबेबिलिटी रखते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। बी में भी वही है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ गेम निकालना है। तो वैल्यू क्या आएगी, समझिए, वैल्यू भैया वही है का, इस 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 में, इस 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, आपका जिसमें मन करे। तो आ जाएगा ये +2 और -2, इसमें वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ सकती है, क्योंकि सेम था और नेगेटिव था, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है जिसकी वैल्यू 0 आती है उसका बड़ा स्पेशल नाम होता है, उसको फेयर गेम भी कहते हैं, याद रख लीजिए। बताया मैंने स्टार्टिंग में, कुछ छोड़ता नहीं हूँ बच्चों, मेरी आंखों के सामने से कोई चीज़ छूट नहीं सकती, बाज की नज़र है मेरी, ठीक है, फिलहाल अपार्ट फ्रॉम जोक। तो भैया वो इस चैप्टर में नेक्स्ट की हमें इसके डोमिनेंस प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगी हमारी।
डोमिनेंस प्रॉपर्टी है और मॉडिफाइड वाली डोमिनेंस प्रॉपर्टी भी है, और उसके बाद ग्राफिकल मेथड। तो मतलब 2 to 3 पॉइंट्स और हैं, और उसके साथ साथ हमारे MCQ जो कि नेक्स्ट वीडियो में पूरे ख़त्म हो जाएंगे। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ली, आपको पता होना चाहिए। हमने अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस कर लिया, ठीक, प्लस उसकी क्वेश्चन बैंक भी कर ली है, MCQ भी कर लिया, डिस्क्रिप्टिव भी ख़त्म है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर लिया। नहीं, इसकी क्वेश्चन बैंक नहीं हुई है, आई एम सॉरी, ठीक है, इसकी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं थी तब, अभी अवेलेबल है, तो अभी हम कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा आपको परेशान करने के मूड में नहीं है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और उसकी क्वेश्चन बैंक उसकी करा दी गई है, बुक से भी MCQ करा दी गई, क्वेश्चन बैंक भी करा दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव भी खत्म कर दिया गया। फिर इसके बाद मीट्रिक स्पेसिस बुक से भी खत्म हो चुका है, क्वेश्चन बैंक से भी खत्म हो चुका है। फिर हम लोग बात किसी कर रहे हैं जो अभी चल रहा है ऑपरेशन रिसर्च, ये हमारा डिस्क्रिप्टिव लेवल पे भी ख़त्म हो चुका है, और MCQ भी कल तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक। बाकी बचे 2 पेपर हैं हमारे पास, 2 पेपर हैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं, उनको हम कोशिश रहेगी कि दोनों करा दें। मैं पूरी इसके लिए वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एकदम, मतलब प्रॉमिस एकदम नहीं कर रहा हूँ, दिक्कत मुझे ही होने वाली है, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है इस समय, ठीक है। उधर प्रेशर से एकदम बिल्कुल सारे की सारी बुक्स को ख़त्म कराना, आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने किया होगा। यूनिवर्सिटीज़ या किसी कॉलेज में 2-2 टीचर 3-3 टीचर पढ़ा रहे हैं अलग अलग, 4 टीचर भी मैंने अभी सुना एक कॉलेज में, ठीक है, फिर भी उनका कोर्स नहीं ख़त्म हो पाया। क्या करें, वो भी टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिला ना। मैंने कैसे ख़त्म किया होगा ये आप समझ लीजिए फिर। तो एकदम इच्छा मर चुकी है, मन नहीं कर रहा है बिल्कुल वीडियो बनाने का, ये समझिए बिल्कुल एकदम ख़त्म पे है। जब आपको एक वीडियो डिलीवर की जा रही है, मुझे बिल्कुल मन नहीं था इसको पढ़ाने का, लेकिन क्या करें, प्रॉमिस किया हुआ है। कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था सर कहना आसान है, क्या करना मुश्किल है, हो सकता है वो भी हमारा वीडियो देख रहा हो, ठीक है, तो उनको उनके मुंह पे ये थप्पड़ है और ये जवाब है, और अगर वो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये सिर्फ 1-1.5 महीने में 4 बुक मैंने ख़त्म कर दी, ठीक है, जो उस समय की बात कर रहे थे वो, फ़िलहाल जो भी है। तो चैलेंज करना और चैलेंज एक्सेप्ट करना मुझे दोनों ही आता है फ़िलहाल। तो भाई इसको कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को भी ख़त्म कर देंगे पूरा। मेरी जितनी हिम्मत थी वो मैंने करा दी आपको, बाकी आपका काम है, ठीक है। कल वीडियो जो लास्ट मिलेगी या उसके बाद एक और मिलेगी, उसमें कुछ अनाउंसमेंट भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें हमें 6 सेमेस्टर वाले बच्चों की हेल्प चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो के साथ, कोर्स की लास्ट वीडियो के साथ, आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।